नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण कि एक अमेरिकी जलवायु वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था C.W. थॉर्नवेट। और C.W. थॉर्नवेट ने सबसे पहले अमेरिकी जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसके बाद उन्होंने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और अंत में 1948 में उन्होंने अपना संशोधित जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण था वह आनुभविक उपागम पर आधारित था, जिसमें उन्होंने जलवायु वर्गीकरण में जलवायु से संबंधित तत्व जैसे तापीय प्रभावशीलता और आर्द्रता दक्षता को अपना सूचक माना और सूचक मानकर उन्होंने विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और उसी श्रृंखला में उन्होंने राजस्थान के जलवायु का भी वर्गीकरण किया। और थॉर्नवेट ने भी व्लादिमीर कोपेन के समान ही राजस्थान को 4 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा, जिसे उन्होंने अलग अलग दर्शाया। किसी को इन्होंने EA-D, किसी को DB-W, किसी को DA-W, तो किसी को CA-W की संज्ञा दी। तो हम बात करते हैं थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण कि थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण को लेके हमें क्या पूछा जा सकता है और हमें क्या याद रखना है, क्या समझना है। राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। अमेरिका के जलवायु या मौसम वैज्ञानिक C.W. थॉर्नवेट ने 1931 में अमेरिका की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सबसे पहले इन्होंने अमेरिका की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और अमेरिका में भी कौन सी, तो यह ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 1931 में। इसके बाद 1933 में
थॉर्नवेट ने 1933 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फिर इन्होंने 1933 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। लेकिन जब 1933 में इन्होंने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो वह अपने आप में परिपूर्ण नहीं था, इसीलिए उसका संशोधन किया और सन 1948 में 1948 में थॉर्नवेट ने विश्व की जलवायु का अंतिम तथा संशोधित जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत, और उसके बाद उन्होंने 1948 में अपना अंतिम और संशोधित जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब जो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण था वह आनुभाविक उपागम पर आधारित था, यानी कि थॉर्नवेट ने आनुभाविक उपागम आधारित जलवायु वर्गीकरण में जलवायु से संबंधित तत्वों की उपलब्धता, जैसे तापीय प्रभावशीलता, आर्द्रता दक्षता, आदि को सूचक माना। यानी कि थॉर्नवेट ने जो अपना अंतिम और संशोधित जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण था वह आनुभविक उपागम पर आधारित था, यानी कि कॉपेन की भांति इन्होंने भी अनुभव और प्रक्षेप को जो है या प्रक्षेपण जो था उनको क्या माना, आधार माना। अब इसमें इन्होंने जलवायु वर्गीकरण में जलवायु से संबंधित तत्वों की उपलब्धता, जैसे तापीय प्रभावशीलता, आर्द्रता दक्षता, इनको सूचक मानकर जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। किसने? थॉर्नवेट ने।
अब जब हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो थॉर्नवेट ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। थॉर्नवेट ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि थॉर्नवेट ने राजस्थान का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें 4 भाग कौन कौन से थे और उन्हें थॉर्नवेट ने किस रूप में दर्शाया और उन्हें क्या कहा जाता है। तो बात करते हैं थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। तो देखिए यहां आपको दिख रहा होगा राजस्थान का मानचित्र। थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। कौन कौन से हैं? पहला EA-D, दूसरा DB-W, तीसरा DA-W और चौथा CA-W। इस तरह से थॉर्नवेट ने कोपेन की भांति राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। अब इन जलवायु प्रदेशों को क्या कहा गया? सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां जो था इसे कहा गया EA-D, यहां था EA-D, जिसे कहा गया उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहा गया। इसके बाद दूसरा जो था यह था DB-W, इसे कहा गया मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश।
मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और जो सबसे बड़ा था इसे कहा गया DA-W। और इसे कहा गया उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र और जो सबसे दक्षिण में था इसे कहा गया CA-W। यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार से थॉर्नवेट ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। किस आधार पर? तापीय प्रभावशीलता और आर्द्रता दक्षता के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना गया। एक को कहा गया उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, एक को कहा गया मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, एक को कहा गया उष्णकटिबंधीय उपार्द्र जलवायु प्रदेश, तो एक को कहा गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब इनकी क्या विशेषता है और एक एक को लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे EA-D की। जिसे कहा गया उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब देखिए, जब हम EA-D की बात करते हैं तो हमसे क्या पूछा था? सबसे पहले EA-D का पूरा नाम क्या है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, इसका विस्तार। यदि हम EA-D के विस्तार की बात करें, EA-D, तो अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? देखिए, इसमें एक तो आएगा बीकानेर का पश्चिमी भाग, जिसे हम कहते हैं पश्चिमी बीकानेर। इसके बाद एक आएगा फलोदी। इसके बाद एक आएगा उत्तरी बाड़मेर और एक इसमें आएगा
जैसलमेर। पहले इसमें पश्चिमी जोधपुर का भाग आता था और पश्चिमी जोधपुर के भाग को अब फलोदी के रूप में एक नया जिला बनाया गया है, इसीलिए इसमें फलोदी और जैसलमेर ये दो प्रमुख जिले इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब इसकी क्या विशेषता है समझना। ई ए डैश डी, समझ, ई ए डैश डी राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश। क्योंकि देखा होगा राजस्थान में सबसे कम वर्षा जो है वह कहां होती है? जैसलमेर में। और जैसलमेर का पूरा जो भाग है वह इसी ए डैश डी के अंतर्गत आता है, इसीलिए ई ए डैश डी यानी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश। साथ ही जैसलमेर का दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा रहता है, इसीलिए ई ए डैश डी राजस्थान में उच्च दैनिक तापांतर वाला जलवायु प्रदेश है। दूसरा भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर तापमान की क्या रहती है? अधिकता, और इसीलिए यहां राजस्थान में सर्वाधिक यह कहें कि सौर ऊर्जा उत्पादन वाला या सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त करने वाला जलवायु प्रदेश है ई ए डैश डी। राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त करने वाला जलवायु प्रदेश है। और इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि राजस्थान का पहला या विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो भड़ला के नाम से जाना जाता है वह इसी ई ए डैश डी के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम बात करें तो ई ए डैश न्यूनतम वर्षा वाला है, उच्च दैनिक तापांतर वाला है और सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्ति, दिन में सबसे ज्यादा सूर्य ताप की प्राप्ति कहां होगी? ई ए डैश डी के अंतर्गत। अब यहां पर देखिए यह सूर्य ताप का कर्क रेखा वाला नहीं है, यहां पर सर्वाधिक शब्द डालता हूं दिन में, राजस्थान में दिन में सर्वाधिक सूर्य ताप की क्या होगी? प्राप्ति, यानी सूर्य जो है यहां पर लगभग लंबवत चमकता है, इसीलिए सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति जो है इसी क्षेत्र में होगी और यहां पर सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना भी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? तो यह था पहला थॉर्नवेट के अनुसार। इसके बाद दूसरा जो है वह है
मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अब देखिए इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, इसमें यहां DBW। अब इसमें कौन से जिले आते हैं, तो देखिए इसमें एक तो आएगा आपके बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और ये जिले जो है वह इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए यहां कहें कि बीकानेर और सीकर संभाग जो है वह DBW का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब इसको भी समझना, DBW में राजस्थान के बीकानेर संभाग, जिसमें 4 जिले आते हैं, बीकानेर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ तथा सीकर संभाग, जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, यानी कि इसमें राजस्थान की 8 जिले आते हैं, यानी कि 2 संभाग, जिसमें एक बीकानेर और एक नया संभाग जो सीकर बना है वह पूरा इसी के अंतर्गत आता है। एक तो क्लियर। दूसरा यदि हम प्रदेश की बात करें तो इसमें DBW में गग्गर प्रदेश तथा शेखावाटी प्रदेश, तो यह भी ध्यान रखना कि इसमें 2 संभागों के साथ साथ ज्योग्राफिकली भौगोलिक क्षेत्र पूछा जाता है। तो इसमें गग्गर प्रदेश, जिसमें पहले 2 जिले आते थे, अब 3 जिले आते हैं, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, गग्गर प्रदेश। और इसके अलावा शेखावटी प्रदेश, जिसमें पहले 3 जिले आते थे, अब 4 जिले इसमें शामिल हो चुके हैं। तो इसीलिए शेखावटी और गग्गर प्रदेश किस जलवायु प्रदेश में है, तो थॉर्नवेट के अनुसार
डी बी डैश डब्ल्यू में आते हैं। और साथ ही इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या आती है, आंधियां, डी बी डैश डब्ल्यू। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जलवायु, सबसे ज्यादा आंधियां इसी जलवायु प्रदेश में आती है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियां गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर इन जिलों में आती है और ये सभी जिले इसमें शामिल है। साथ ही यह जो है राजस्थान में उच्च वार्षिक तापांतर वाला जलवायु प्रदेश है। डी बी डैश डब्ल्यू। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला अब यह सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला क्यों है? देखिए, दैनिक तापांतर वाला तो हम बात करते हैं ई डैश डी, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है, जो कि ई ए डैश डी के अंतर्गत आता है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर जो है वह चूरू जिले का है और चूरू जिला डी बी डैश डब्ल्यू के अंतर्गत आता है। इसीलिए यह डी बी डैश डब्ल्यू राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जो है जलवायु प्रदेश है। तो इस तरह से थॉर्नवेट के अनुसार डी बी डैश डब्ल्यू यानी मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को लेके हमें क्या पूछा जाता है उस पर हमने बात की। और अब इसके बाद आता है वह है तीसरा, वह है डी ए डैश डब्ल्यू। जिसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब देखिए, सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और यदि आपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से समझ लिया तो कौन सा क्षेत्र आएगा और उसकी क्या विशेषता होगी वह भी क्लियर होगा। तो यदि आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डी ए डैश डब्ल्यू राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है और सबसे ज्यादा जिले इसी जलवायु प्रदेश में हैं। यानी कि सबसे पहली विशेषता क्या है, डी ए डैश डब्ल्यू क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। दूसरा, डी ए डैश डब्ल्यू में
राजस्थान के सर्वाधिक संभाग ऑब्लिक जिले इसमें राजस्थान के सबसे ज्यादा संभाग भी आते हैं और डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं। देखिए कैसे, यदि हम जिलों की बात करें इसमें, तो इसमें जो जिले आते हैं, एक तो है बाड़मेर आएगा, सांचौर आएगा, सिरोही है, जालोर है, पाली है, बालोतरा है, जोधपुर शहर है, जोधपुर ग्रामीण है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन है। इसके अलावा बात करें भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, भरतपुर है, डीग है, अलवर है, खैरथल है, जयपुर है, दौसा है, दुद्दू है, गंगापुर सिटी है, टोंक है। इस तरह से यानी कि इसमें DA-W में जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, पाली संभाग और अजमेर संभाग, ये चारों संभाग तो पूरे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जोधपुर संभाग का भी भाग आता है, उदयपुर संभाग का भी भाग आता है और कोटा संभाग के भी भाग आते हैं। तो 4 और 3 7 संभाग के जिले आते हैं, लेकिन उसमें 4 संभाग जो है यहां पूर्ण रूप से DA-W में शामिल है। और इसमें जो नए जिलों की बात करें तो देखिए, इसमें खैरथल, नए जिलों के अंतर्गत खैरथल, कोटपुतली, बहरोड, डीग, गंगापुर सिटी, ब्यावर, केकड़ी,
सांचौर, शाहपुरा, ये जो नए जिले हैं, अधिकांश नए जिले इसी के अंतर्गत आते हैं और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे ज्यादा जिलों वाला जलवायु प्रदेश है। क्लियर हो गया? अब इसमें क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो देखिए, मेवात क्षेत्र है, वहां भी इसमें आएगा। गोडवाड़ प्रदेश है, वहां भी इसमें आएगा। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो इसमें मेवात प्रदेश, डांग प्रदेश, खैराड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, नागौरी, उच्च भूमि, रोही का मैदान, मालपुरा, यहां सभी जो है भौगोलिक क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं और इसीलिए यह राजस्थान का सबसे बड़ा सर्वाधिक जिलों वाला जलवायु प्रदेश है। और इसके बाद आता है सबसे छोटा और सबसे अंतिम जलवायु प्रदेश। वह है CA-W, जिसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। सबसे पहले बात करें तो इसकी विशेषता है CA-W में राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी जिले शामिल है। यह है CA-W। अब इसमें देखिए, दक्षिण की बात करें, एक तो उदयपुर है, एक सलुम्बर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, बारा है और कोटा। ये जिले जो है वह CA-W के अंतर्गत आते हैं और यहां जो है राजस्थान का A-W राजस्थान का क्षेत्रफल की
दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि CAW में बांसवाड़ा संभाग, यानी कि बांसवाड़ा संभाग के तीनों जिले जो है वह इसी के अंतर्गत आते हैं, जबकि कोटा संभाग का बूंदी जिला इसमें शामिल नहीं है। और उदयपुर संभाग की बात करें तो केवल 2 ही जिले आते हैं, लेकिन इसमें बांसवाड़ा संभाग पूर्ण रूप से इसके अंतर्गत आता है। तो 3 संभाग है, लेकिन पूरा कौन सा है, तो वह बांसवाड़ा संभाग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बांसवाड़ा संभाग निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, तो थॉर्नवेट के अनुसार CAW का करता है और कॉपेन के अनुसार AW का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर हो गया। अब इसमें यदि भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो CAW में माही बेसिन, छप्पन का मैदान, काठल का मैदान, वांगड़ प्रदेश, शाहाबाद उच्च भूमि, डग गंगधर प्रदेश, शामिल है। तो ये जो है भौगोलिक क्षेत्र माही नदी के आसपास का क्षेत्र है, जिसे हम छप्पन का मैदान, वांगड़ प्रदेश या काठल के मैदान के नाम से जानते हैं, वह भी आएगा। और हाड़ौती के पठार के अंतर्गत यदि बात करें तो शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र है, डग गंगधर प्रदेश है, वह इसी CAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि यह जो भाग है यह पूरा माही बेसिन का भाग है और यह हाड़ौती के पठार का भाग है। तो हाड़ौती के पठार का अधिकांश भाग और माही बेसिन जो है वह इसी जलवायु प्रदेश में स्थित है। तो हमें वर्तमान में यदि प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है और जलवायु प्रदेश के अनुसार यदि पूछे जाते हैं तो जिलों की अपेक्षा भौगोलिक क्षेत्र को पूछे जाने की संभावना ज्यादा है कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में स्थित है। तो विशेष रूप से एक तो गग्गर प्रदेश का आप बहुत अच्छे से याद करके जाना, शेखावटी प्रदेश है, नागौरी उच्च भूमि है, गोडवाड़ प्रदेश है, रोही का मैदान है, डांग प्रदेश है, करौली मालपुरा का मैदान है, खेराड़ प्रदेश है। और ये सभी जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं इनको जलवायु के संदर्भ में पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है। और इसीलिए जब आप कॉपेन या थॉर्नवेट किसी भी वर्गीकरण को पढ़ें तो आप भौगोलिक क्षेत्र के रूप में पढ़ें और भौगोलिक क्षेत्र से आपको डिस्ट्रिक्ट भी क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र किसमें है, तो वहां पे कौन से जिले आएंगे। अब यहां पर एक और पॉइंट आता है कि नदी बेसिन के आधार पर पूछा जाए तो गग्गर बेसिन किसमें आता है ये क्लियर होना चाहिए, लूनी बेसिन, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन यह किसमें आता है यह क्लियर होना चाहिए, माही बेसिन किसमें आता है यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमें नदी बेसिन के आधार पर पूछा जा सकता है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर पूछा जा सकता है, तो हम देखेंगे इसमें माही बेसिन इसके अंतर्गत आता है और यहीं से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। या तो आ सकता है यहां से या फिर DAW जो कि सबसे बड़ा थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का जलवायु प्रदेश है। क्लियर। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है
उन्हें क्या नाम दिया गया है और उनकी क्या क्या विशेषता है, इन सब के बारे में विस्तार से हमने अध्ययन किया। और इसी तरह से आगे हम जो शेष बचे हुए वर्गीकरण है उनका भी अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।